84,300 कुछ यानी लगभग 85,000 ही अभी तक आए हैं लोग जिनके नाम छूटे हुए हैं, जबकि 65 लाख। SIR सरकार की जिम्मेवारी को हटा के वोटर के कंधे पे डाल रही है कि भाई ये फॉर्म है, तुम भर दो, अगर भर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। कि फिलहाल जो मुख्य मुद्दा था कि SIR संवैधानिक है या नहीं, उस पे आर्गुमेंट हो चुके हैं। इनके इतने हजार BLA हैं, इसके इतने हजार BLA हैं, और हमारे को केवल 2 आपत्तियां आई हैं इन सब की तरफ से। और चुनाव आयोग इस पे बहुत मुदित हो रहा था, खुश हो रहा था कि देखिए हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, पार्टियां कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, याद रखिए उन पार्टियों की सूची में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। फिर कहानी ये भी है कि 7 अगस्त को एक और मीटिंग हुई है BLO और BLA की। मैं तो प्रशांत जी को पीछे से कह रहा था, प्रशांत जी आप मिनट्स मांग लीजिए ना उस मीटिंग के, मैं देखना चाहता हूं किस किस गांव के अंदर ये मीटिंग हुई है। खैर, ये कि नंबर 1, लोगों को लिस्ट तो 1 तारीख को जारी हो गई, लेकिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी लिस्ट अंततः 18 तारीख को जारी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसका मतलब है कि उनका अनुमान है कि कुल मिलाकर हमें SIR से फायदा होगा। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। पहली डिमांड आप लोग स्टे नहीं चाह रहे थे, आप रद्द करवाना चाह रहे थे इस पूरे प्रक्रिया को, जहां तक मैं समझता हूं पूरी प्रक्रिया को। क्या हमारा कहना है कि SIR असंवैधानिक है, बिहार में नहीं पूरे देश के लिए असंवैधानिक है। बिहार में करना तो बहुत ही उलझुल काम है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो भारत जोड़ो अभियान, आपको याद होगा इसके बारे में, और अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। भारत जोड़ो अभियान के कन्वेनर हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, इन सबको छोड़िए, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि देश की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है उसमें गहरी पकड़ रखने वाले योगेंद्र यादव जी से आपकी मुलाकात करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर हमारे साथी योगेंद्र यादव जी को ले आइए। योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत करता हूं। और मैं पहले शुरुआत में मैं बोला कि मैं परिचय थोड़ा बाद में दूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है और आपकी टिप्पणी उस पर अगर नहीं है तो इसका मतलब लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। हम लोग हमेशा देखते हैं, इसलिए आपकी टिप्पणियां जो है खोज खोज के देखा सुना करते हैं हम लोग। और जैसा हमारे तमाम साथी, दर्शक साथी जानते हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं बल्कि भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हुए हैं, स्वराज इंडिया के आप सदस्य हैं, और इसके कर्ता धर्ता रहे हैं। आगे बढ़ रहा है पूरा का पूरा जो है आपका ये ग्रुप भी। लेकिन साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल को लेकर बिहार में जो 2025 का चल रहा है, उसमें एक प्रमुख बिंदु के रूप में आप उभर के आते हैं। और वो भी तब से जब आपने खुद अपने दम पर अकेले खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर बहस की दलीलें पेश की थी। उसके बाद से तो लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज कि आपने मृतकों को, उसमें से 2 मृतकों को सामने लेकर आप आ गए जिंदा साबित करने के लिए। जरा यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं योगेंद्र यादव जी इस चर्चा की, और बहुत कुछ है, थोड़ा आपसे समय भी चाहूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। एक सुनवाई कल हो चुकी है, कल शुक्रवार यानी बीता हुआ शुक्रवार दिनांक 22 अगस्त 2025 उस पर सुनवाई हो चुकी। लेकिन इससे पहले जो 13, 14 और 15 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उसमें आप मौजूद रहे, और उसमें दूसरे दिन यानी 13 तारीख को, मुझे जहां तक याद, माफी चाहूंगा, 12, 13, 14 उसमें जब आप थे तो आपने, और कैसे ये सब कुछ, और आपको अप्रिशिएट किया, दोनों जजों की जो बेंच है, दोनों जजों ने अप्रिशिएट किया, कहा, आपको धन्यवाद दिया गया बेंच से। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। शुक्रिया उस बात को नोटिस करने के लिए। दरअसल उसके बारे में कुछ मिथक बन गए हैं, कभी कभी कुछ चीजों के बारे में मिथक बन जाते हैं। वो उतना अटेंशन के लायक है नहीं जितना आप लोगों ने दिया है। मैं इनायत ऋणी हूं आपका कि आप सबने किया। देखिए, हुआ सिर्फ ये था कि ये केस ऐसा नहीं कि मैंने वकीलों के इतर होके अपने आप लड़ा, ऐसा बात नहीं है। हमारे वकील हैं प्रशांत भूषण जी, हमारे वकील हैं शादान फरासत जी, और उन दोनों का सुझाव था कि योगेंद्र जी, चूंकि ये मुद्दा एक तकनीकी मुद्दा है, इसके कानूनी संवैधानिक पक्ष तो हम आर्ग्यू कर लेंगे, लेकिन इसमें चुनाव के आंकड़ों का चक्कर है। और चूंकि आपने इस चीज पे आपका स्पेशलाइजेशन है,
तो हम प्रयास करेंगे कि कोर्ट सीधा आपके मुंह से वो बात सुने। तो जैसा आपने देखा होगा, प्रशांत भूषण जी ने खड़े होकर आग्रह किया। 4 बज 4:15 हो चुके थे, कोर्ट 4 बजे क्लोज हो जाता है, 4:15 बज चुके थे, और चूंकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे अगले दिन अस्पताल में होना था, तो प्रशांत भूषण जी ने विशेष आग्रह किया कि जज साहबान से कि मेरी इच्छा है कि योगेंद्र स्वयं इस बारे में कुछ आंकड़े आपके सामने रखें, अगर आप सहमत हो। तो जजेस ने कहा मुझे कि वैसे कल करें तो ज्यादा अच्छा है, कल हमारे पास ज्यादा टाइम है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इस वक्त आपको 10 मिनट दे देते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, मेरा कोई अधिकार नहीं था कि मैं बोलूं। हालांकि मैं पिटिशनर था, तो मेरा बोलना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मेरे वकील है शादान फरासत साहब। तो असली बात यह है कि वकीलों का सुझाव था कि आपके बोलने से केस मजबूत होगा, और उसके तहत मैंने कुछ बात रखी। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं रखना चाहता था, और मुझे संतोष है कि वो बात जज साहिबान तक पहुंची और उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा देखिए, कानून अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है, ये सब आप करेंगे, मैं क्या जानता हूं इसके बारे में, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा वोट काटने का खेल आज तक कभी किसी देश में नहीं हुआ है। मैंने आंकड़े देके सिर्फ ये बात समझाई कि जज साहब, सारे लोग बातचीत की शुरुआत बिहार में करते हैं कि वोटर लिस्ट में 7,90,00,000 लोग थे। मैंने कहा यहां से शुरू मत कीजिए, शुरू यहां से कीजिए कि बिहार में एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है जी। और उसका मैंने सरकारी प्रमाण दिखाया। सरकार के हिसाब से 8,18,00,000 लोग इस वक्त बिहार में ऐसे हैं जो वयस्क हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। इसका मतलब वोटर लिस्ट में कितने लोग होने चाहिए? 8,18,00,000 जी। जब शुरू हुई एसआईआर एक्सरसाइज उस वक्त कितने थे? 7,90,00,000। तो होना क्या चाहिए था कि आप 7,90,00,000 से 8,18,00,000 की तरफ जाते। 100% सफल नहीं हो पाते, ठीक है, लेकिन आपको उस दिशा में जाना चाहिए था। 29 लाख वोटर जुड़ने चाहिए थे, जबकि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 65 लाख घटा दिए और ये कह रहे हैं कि हमने वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर दिया। मैंने कहा जज साहब, ये कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। और मैंने उन्हें इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए। मैंने कहा कि 100 एडल्ट लोगों में कितने लोग वोटर लिस्ट में हैं। मैंने उनके सामने दुनिया के 10-12 देशों के आंकड़े रखे और बताया कि कैसे भारत सर्वश्रेष्ठ में से है। सन 2024 में भारत में अगर 100 एडल्ट लोग थे तो 99 लोग वोटर लिस्ट में, तो 99% थे हम कंप्लीटनेस के हिसाब से। और मैंने दिखाया कि कुछ दुनिया के देश हैं जिसमें से अमेरिका है, वहां केवल 74% है। और मैंने कारण बताया। कारण यह है कि भारत में वोटर लिस्ट में डालना सरकार का काम है और अमेरिका में वोटर लिस्ट पे होना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। और मैंने कहा कि एसआईआर एग्जैक्टली यही कर रही है। एसआईआर सरकार की जिम्मेवारी को हटा के वोटर के कंधे पे डाल रही है कि भाई ये फॉर्म है, तुम भर दो, अगर भर दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा जी। और मैंने कहा जैसे जैसे एसआईआर देश में जहां भी आप लेके जाएंगे, बॉटम 20% वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और बॉटम 20% कौन होगा? अमेरिका में होमलेस और ब्लैक और माइग्रेंट होते हैं, भारत में गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा होगा। ये बात शायद कोर्ट को समझ आई और उसके बाद से जो कोर्ट का रवैया है उसमें मुझे एक बदलाव दिखाई देता है। हालांकि जैसे मैंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस मेरे जैसे लोगों की टिप्पणी से जीते हारे नहीं जाते हैं, वो वकीलों से, और वकीलों की एक टीम ने बहुत शानदार काम किया। देश के सर्वश्रेष्ठ वकील मेरी जानकारी में एक पैसा लिए बगैर कपिल सिब्बल हैं, गोपाल शंकर नारायण हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, प्रशांत भूषण हैं और शादान फरासत हैं, वृंदा ग्रोवर हैं, और इसके अलावा 5-7 और वकील भी। तो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील कर रहे हैं। तो केस की सफलता जो है वो उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा नोटिस हो गया हूं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कहा प्रशांत भूषण जी ने और आपने वो रखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि योगेंद्र यादव जी, हम लोग करते ये हैं कि जब एसआईआर या ऐसे मुद्दे जैसे वक्फ बिल का मामला था, एसआईआर का मामला है, हम लोग डायरेक्ट जो दलीलें पेश की जा रही हैं अपने डीवी लाइव चैनल के जरिए इसको लाइव करते हैं। आप जो दलील वहां पेश कर रहे हैं वो दलील हम अपने चैनल के जरिए हिंदी में अनुवाद करके और अपने दर्शकों
दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हजारों की संख्या में लोग उस समय इस लाइव को देखते हैं, लाखों की संख्या में बाद में व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो आपकी जो दलीलें थी वो बहुत ही शानदार थी, चूंकि मैं ही लाइव कर रहा था, तो ये सारी दलीलें और बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना समझ पाता हूं उस हिसाब से मुझे लगा कि आपसे इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं योगेंद्र जी, और जरा समझने की कोशिश आपके जरिए करूंगा कि एसआईआर का जो मामला है, जिसमें कल भी एक ऑर्डर आया है, और इस ऑर्डर में अब राजनीतिक दलों को 12 रजिस्टर्ड जो राजनीतिक दल हैं बिहार में, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, उनके अगर नाम छूटे हुए हैं तो नाम वहां पे दर्ज हो। एक तो कल लगातार लग रहा था, जैसे जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे थे कि इसमें मैं आश्चर्यचकित हूं कि बीएलए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, राजनीतिक दल आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक इस पर थोड़ी सी अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि चूंकि राजनीतिक दलों से संबंधित मामला है तो थोड़ा सा आपसे टिप्पणी चाहूंगा। दूसरी बात, इसके बाद जो कही गई है, एक चीज और देखी गई कि सिर्फ 84,300 कुछ, यानी लगभग 85,000 ही अभी तक आए हैं लोग जिनके नाम छूटे हुए हैं, जबकि 65 लाख हैं। कल जो आंकड़े दिए गए हैं उस हिसाब से ये आंकड़े सामने रख रहा हूं। तो इतनी कम संख्या बिहार में, 65 लाख लोगों में से, छूटे हुए लोगों में से इतनी कम संख्या क्यों है? जज साहब भी वहां परेशान थे, हैरान थे कि इतनी कम संख्या क्यों है। जरा इस पर टिप्पणी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अभी वहां की जो भौगोलिक स्थिति और सामाजिक भी, और फिर जो बरसात का समय है, बारिश का समय है, उसको लेकर भी क्या ये वक्त सही है इन सब चीजों को जितना हो गया उसको आगे बढ़ाने के लिए? तो 3 महत्वपूर्ण बातें। शुक्रिया, आपने कल की जो हियरिंग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। कल की हियरिंग में इलेक्शन कमीशन, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं मैं दर्शकों के लिए कि फिलहाल जो मुख्य मुद्दा था कि एसआईआर संवैधानिक है या नहीं, उस पे आर्गुमेंट हो चुके हैं और जजेस ने उसको थोड़ा साइड में रख दिया कि इसके बारे में जजमेंट हम बाद में देंगे। फिलहाल वो केवल अंतरिम चीजों पे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ तात्कालिक रिलीफ चाहिए क्या, कुछ तात्कालिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उस पर चर्चा हो रही थी। एक चर्चा 1 हफ्ता पहले हुई थी, 14 तारीख को, जिस पे जजमेंट आया, और दूसरी चर्चा कल हुई है 22 तारीख को। कल इलेक्शन कमीशन ने कहा, एक सूची जारी करके, देखिए आज तक हमारे को तमाम पार्टियां, देश 12 पार्टियों की तरफ से इनके इतने हजार बीएलए हैं, इसके इतने हजार बीएलए हैं, और हमारे को केवल 2 आपत्तियां आई हैं इन सब की तरफ से। और चुनाव आयोग इस पे बहुत मुदित हो रहा था, खुश हो रहा था कि देखिए हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, पार्टियां कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, याद रखिए उन पार्टियों की सूची में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसमें जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है, उसमें लोजपा भी शामिल है। तो सबके बारे में ये कह रहे थे। और जज कहते थे कि ये क्या हो सकता है। यादव जी एक मिनट रोको, एक हास्यास्पद प्रसंग सामने कल आया, इसलिए उसको मैं यहां रख देना चाहता हूं। हुआ ये कि कपिल सिब्बल जी खड़े हुए, बोले मैं 7 दलों के लिए खड़ा हुआ हूं। तो जज साहब, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि मिस्टर सिंघवी, आर यू फ्रॉम बीजेपी? जी 8 दल में से 7 दल। तो ये बस एक हास्यास्पद प्रसंग है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, मैं जितना समझता हूं इनको, ये उस पार्टी से के लिए तो नहीं होंगे। खैर, तो एक पीछे से किसी ने फुसफुसा के कुछ और भी बोला था जो माइक पे नहीं आया, वो फुसफुसा के ही बोला था, जाहिर जोर से नहीं बोल रहा। कहा थी कि बीजेपी की क्या जरूरत, बीजेपी को अपने वकील की क्या जरूरत है, वो तो उस तरफ खड़े हुए हैं ना। ये किसी ने पीछे से बोला कोर्ट में। शुक्र है कि वो बात माइक पे नहीं आई और उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई कोर्ट में। तो देखिए क्या हो रहा है, शुरुआत से ही चुनाव आयोग ने ये कहानी रची हुई है, शुद्ध कहानी है, इसका जमीन से कोई संबंध नहीं है। और आपने देखा होगा चुनाव आयोग की हर प्रेस रिलीज में कहा जाता है बिहार में 1,40,000 बीएलए थे, बढ़ के अब 1,60,000 बीएलए हो गए हैं। और कहानी ये है कि चुनाव आयोग, बीएलओ और बीएलए मिलजुल कर बड़े पारिवारिक तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और उन्होंने मिलजुल कर ये सूची बनाई है। कहानी ये भी है कि 16-17 जुलाई को सारे बीएलओ ने बीएलए को बुलाया। बीएलए होते हैं जो पार्टी का प्रतिनिधि होता है, बीएलए है जो सरकारी कर्मचारी।
बीएलओ ने बीएलए को बुलाया, उनके साथ सूची डिस्कस की, कौन लोग मृत हैं, कौन लोग ये हैं इत्यादि। जब सब कहानी, ऐसा कुछ जमीन पे नहीं हुआ। फिर कहानी ये भी है कि 7 अगस्त को एक और मीटिंग हुई है बीएलओ और बीएलए की। मैं तो प्रशांत जी को पीछे से कह रहा था, प्रशांत जी आप मिनट्स मांग लीजिए ना उस मीटिंग के, मैं देखना चाहता हूं किस किस गांव के अंदर ये मीटिंग हुई है। खैर ये तो अब ये सारी कहानी ये थी कि बीएलओ और बीएलए जो है मिलजुल कर सूची बना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और चुनाव आयोग ने तो कोर्ट में ये भी कहा कि लगता है कि पार्टी के बड़े नेताओं को अपने बीएलए से संपर्क नहीं है, क्योंकि बीएलए तो हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अब आप बताइए, अब कहानी ये आती है कि 1 तारीख को वोटर लिस्ट आ गई है, 22 तारीख को हियरिंग हो रही है, और 21 दिन में इन 1.5-2 लाख बीएलए में से किसी एक ने भी एक भी शिकायत नहीं की है। या तो वोटर लिस्ट इतनी परफेक्ट थी, मतलब भगवान भी बनाता है तो उसमें भी कुछ कमियां छुट जाती जी। तो बजाय तो चुनाव आयोग समझता था कि ये दिखाते हुए वो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि 1.5 लाख बीएलए ने कोई किसी किस्म की आपत्ति दर्ज ही नहीं की। वास्तव में वो अपना भांडाफोड़ कर रहा था कि ये जो सारी कहानी थी कि बीएलए लोग मिलकर बीएलओ के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी जमीन पर हुआ ही नहीं था। ये शुद्ध कोरी गप थी और अंततः वो गप इस आंकड़ों के अंदर आ गई है। हकीकत ये है कि नंबर 1, लोगों को लिस्ट तो 1 तारीख को जारी हो गई, लेकिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी लिस्ट अंततः 18 तारीख को जारी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। नंबर 2, जो लिस्ट जारी भी हुई उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है, बूथ बदल दिए गए जी। तो आप अपना नाम अपने बूथ में देखते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम कट गया, चौथे 5वें दिन बाद कोई आपको बताता है नहीं पड़ोस के बूथ में आपका नाम चला गया है, आपका नाम, तो बहुत भारी कंफ्यूजन स्थानीय स्तर पे चल रहा है। नंबर 2, जो नाम कटे हैं उनका तो बस अभी 5 दिन पहले ही आया है, और जब कटे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी तभी कटे हैं, तो उन्हें ढूंढने में टाइम लग रहा है, कोई समस्या आ रही है उन तक सूचने। नंबर 3, और जो ज्यादा खतरनाक चीज है कि जो बीएलए जा जाके शिकायत कर रहे हैं उनको, या पार्टी के नेता शिकायत कर रहे हैं, उनके साथ 2 चीज होती है, या तो उनको बड़े अफसर भगा देते हैं या उन्हें कहते हैं कि ठीक है तुम किसकी अर्जी लाए हो दे दो ना, तो वो बीएलए के खाते में नहीं जाएगी, वो कहा जाएगा एक व्यक्तिगत कंप्लेन आई है जो 85,000 है और दूसरा 1 लाख का आंकड़ा है, उनको व्यक्तिगत कंप्लेन में खाते में डाल दिया जाता है, बीएलए को उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पार्टी, कम से कम आरजेडी और माले, इन 2 पार्टियों के पास से मेरे पास सूचना है, लिखित सूचना है कि दर्जनों जगह पे इनके लोग गए और उनसे लेने से इंकार कर दिया गया। तो ये सब रियलिटी है। दूसरा प्रश्न आपका बाढ़ के बारे में था, वो तो बहुत बड़ी सवाल है। कल 2-3 वकीलों ने भी उठाया कि बिहार के 10 जिलों में बाढ़ है, और ये क्या है कि दिल्ली का दर्शक या पंजाब हरियाणा का बैठा हुआ दर्शक कल्पना नहीं कर सकता कि बिहार की बाढ़ का मतलब क्या होता है। इस बाढ़ का मतलब ये नहीं है कि आपकी सड़क के ऊपर 2 फुट पानी आ गया, घर के अंदर 1 फुट पानी आ गया, ये बिहार की बाढ़ नहीं होती है। बिहार की बाढ़ का मतलब होता है दर्जनों गांव डूब जाते हैं, लोग भाग भाग के अपना बर्तन मवेशी लेके दौड़ रहे हैं किसी ऊंची जगह पे, आमतौर पे किसी बंध के ऊपर जाके आश्रय लेते हैं। ये नियमित है, हर साल होता है, ये आपदा नहीं है, ये बिल्कुल प्राकृतिक नियम है। और ये जानते हुए भी चुनाव आयोग ने इस समय पे ये करने की हिमाकत की, जो बेहद दुख की बात है। एक तीसरा सवाल आपने पूछा था, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा था, बाढ़ के अलावा और इसके अलावा एक तीसरा सवाल था। जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है और उसमें जो मात्र 85,000 आपने हालांकि जवाब दे दिया है। जी जी जी, 85,000 क्यों? 85,000 जो है इतने कम क्यों है, ये सवाल था उसमें। हाँ, पर मेरा मानना है कि अगले हफ्ते भर में आप देखिएगा ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अब जाके लोगों को पता लग रहा है कि बैठ के दिल्ली में ऑर्डर पास कर देना बहुत आसान काम है और चुनाव आयोग का एक अंग्रेजी में निर्देश निकाल देना आसान काम है। वो बिहार के गांव में पहुंचे, उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कि प्रभावित है, ये कोई सामान्य काम नहीं है। इन सब चीजों में समय लगता है और इसीलिए कल कोर्ट में बार बार हमने आग्रह किया था कि कम से कम 15 दिन और बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट ने ना नहीं की है, लेकिन कहा है कि अभी संख्या आने दीजिए, फिर हम अनुमान लगाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। इसमें एक सवाल ये भी था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दोनों जजों की बेंच जो बात कह रही थी पार्टियों को लेकर कि पार्टियां यहाँ सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं,
इस पे भी मैं आपके पास सवाल लेके आया था कि पार्टियों के बारे में जो लगातार कल जस्टिस सूर्यकांत लगातार कह रहे थे कि मैं यहाँ बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि पार्टियां और खासकर बीएलए जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसका देखिए एक कारण ये भी होता है, जो सच्चाई है भारतीय राजनीति की, वो ये है कि इनमें से ज्यादातर बीएलए केवल नाम के वास्ते, चुनाव आयोग ने कभी 2 साल पहले सूची मांगी होगी, पार्टियों ने, ये शायद बीजेपी इसका अपवाद हो सकती है क्योंकि बीजेपी काफी व्यवस्थित रूप से काम करती है। मेरा अनुमान है, मेरे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है, मेरा अनुमान है कि कोई आंकड़े मांगे गए होंगे, पार्टी ने अपने अध्यक्ष को कह दिया होगा भैया आंकड़े दे दो, अध्यक्ष ने बैठ के फोन लगाया होगा, अरे भैया नाम भेजो कुछ बूथ के, तो पिछले चुनाव में जिन लोगों ने उनके लिए काम किया होगा उनका नाम भेज दिया होगा। इनमें से अधिकांश पार्टियों के पास अपना बीएलए कौन है उसका नाम भी इन्हें पता नहीं होगा। तो ये जो सारी कोरी कल्पना है कि भैया एक वो, क्योंकि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक होता है, पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दूसरा होता है, और बीएलए का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक तीसरी फर्जी चीज हुआ करती है। तो और ये बात केवल मैं बता रहा हूं, केवल बाकी पार्टियों पे नहीं, बीजेपी की तरफ से भी एक भी अब तक नहीं है, जबकि बीजेपी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस या राजद की तुलना में जो सच में जमीन पे काम करने वाले लोगों का अनुपात बीजेपी के बीएलए की लिस्ट में ज्यादा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये माले के बारे में भी बात लागू होती है, माले का भी जो कार्यकर्ता जो नाम है वो सच में जमीन पे होगा। जब बीजेपी वालों ने भी नहीं किया तो क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी वालों को अब तक बीजेपी को पूरे बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिला है जिसका नाम जुड़ना चाहिए? ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग दरअसल अपनी या तो अकर्मण्यता की, या अपनी निष्ठुरता की, या अपनी कोरी कल्पना का भांडा फोड़ रहा है, और कुछ नहीं है। संभव नहीं है जिस तरह के आंकड़े दिए गए, ये रियल आंकड़े हो ही नहीं सकते। 0.000000 ये है आंकड़ा जो कल पेश किया गया, असंभव है। गलती से भी कुछ तो कंप्लेन हो जाते हैं, पार्टी का निर्देश हो कि कंप्लेन ना करो तब भी कुछ कंप्लेन हो जाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है भैया, ये सब चीजें होती है। तो ये तो असंभव आंकड़े, आर्टिफिशियल है। लेकिन बिहार में और भी दल हैं, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत 2 साल 2.5 साल से लगातार वो जमीन पे हैं, और बीजेपी खुद भी, और यानी एनडीए पूरा कुनबा, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। ये भी एक आश्चर्यजनक है। जरा आपका नजरिया इस पे कि ना वो कोई एप्लीकेशन लेके आते हैं, ना कोई याचिका है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। जिसका मतलब है कि उनका अनुमान है कि कुल मिलाकर हमें एसआईआर से फायदा होगा। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लोग पूछते हैं कि जिनके नाम कटे हैं उनमें बीजेपी के वोटर नहीं होंगे। मैं कहा बिल्कुल होंगे। फिर बीजेपी क्यों चिंतित नहीं है? चिंतित इसलिए नहीं है कि अगर 100 लोगों का नाम कटा, उसमें से 20 मेरे हैं, 20 ऐरे गहरे हैं और 60 सामने वाले के हैं, तो फिर मेरे को घाटे का सौदा नहीं है, मेरा फायदे का सौदा है। उस 20 को छोड़ दो। इसलिए बीजेपी, नहीं तो आप खुद ही सोचिए, जहां त्राही त्राही मची हुई है, गांव में परेशान है, बीएलओ परेशान है, साधारण लोग परेशान हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। आज ही छपी है कि ग्राउंड के अंदर कितना कंफ्यूजन है, लोग कहीं से सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर रहे हैं, गांव के लोग भाग के, गांव के लोगों के लिए अपने फोटो चिपकाना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिसका मतलब है 5-7 किलोमीटर दूर कहीं जाना होगा, वहां से फोटो खिंचवानी होगी, एक दिन की दिहाड़ी छोड़नी होगी, वापस आना होगा। ये सब चल रहा है। इस सब के बीच में बीजेपी विचलित क्यों नहीं? क्यों कोई परेशानी नहीं? या तो ये दैवीय चमत्कार है कि चुनाव आयोग ने इतना शानदार काम कर दिया है कि एक भी व्यक्ति को, एक भी जिले में, एक भी गांव में कोई शिकायत है ही नहीं, या फिर कुल मिला के इशारा है कि नहीं, कुल मिला के नफे का सौदा है, होने दो। शायद ये हो। जी, ओवरऑल अब ये जो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, अगली सुनवाई 8 तारीख को होनी है योगेंद्र यादव जी, और तब तक ये भी कहा गया है, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम समय सीमा जो है उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे। लेकिन डिमांड पहले आप लोगों की इसे रद्द, माफ़ी चाहूँगा, इसमें स्टे की नहीं थी।
पहली डिमांड आप लोग स्टे नहीं चाह रहे थे, आप रद्द करवाना चाह रहे थे इस पूरे प्रक्रिया को, जहां तक मैं समझता हूं पूरी प्रक्रिया को। अब लेकिन पिछली बार जब 3 दिनों की जो सुनवाई हुई उसमें आप लोगों ने डिमांड किया कि इससे तत्काल इस पर रोक लगाई जाए, अंतरिम राहत चाहिए आप लोगों को, अंतरिम राहत मिल गई। अब बात आती है कि 8 तारीख को और उसके आगे, जबकि अब 1 तारीख से 30 तारीख तक का समय ऐसा होगा जब नई और फाइनल वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग तैयार करेगा और 30 सितंबर को उसे जारी करेगा। आपने बोला था अपने उसमें वक्तव्य में, अपनी दलील में, कि मैं 25 तारीख को मुझे पता चलता है कि मैं लिस्ट में नहीं हूं और 30 तारीख को फाइनल लिस्ट में, जबकि फाइनल लिस्ट फ्रीज होती है, तब मैं बिल्कुल नहीं हूं और फिर 2 दिन बाद चुनाव की घोषणा होती है, 5 साल तक मैं इंतजार करता रहूं। आपने यही कहा था। ऐसे तो और भी कारण, मतलब कई लोग हो सकते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, या मेरे जैसे वोटर जो वोट देना चाहते हैं। 8 तारीख के बाद क्या आप लोग उस दिशा में बढ़ेंगे जहां, जबकि आप कह रहे हैं कि सुनवाई हो चुकी, पूरी हो चुकी है रद्द वाले मामले पे, क्या इसमें शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से सुना मेरी बात को, इसके लिए शुक्रिया। बहुत कम लोग बारीकी से को सुनते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं और अभी भी कोर्ट में ये बात पूरी तरह से दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जो मोटी बात है पहले मैं बता दूं, फिर उस बारीक बिंदु पे आते हैं। मोटी बात ये है कि कोर्ट में देखिए हमारी मुख्य बात क्या है। हमारा कहना है कि SIR असंवैधानिक है, बिहार में नहीं पूरे देश के लिए असंवैधानिक है। बिहार में करना तो बहुत ही उलझुल काम है, क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर इतने शॉर्ट नोटिस पे तो असंभव काम है, लेकिन बाकी देश के लिए भी असंवैधानिक है। असंवैधानिकता पे बात तो रखी जा चुकी है, कोर्ट ने फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं किया है। कोर्ट इन चीजों को कहते हैं वी आर कीपिंग इट अलाइव, ये मुद्दे अभी हैं, इन पर चर्चा होगी। लेकिन आपको कोई तात्कालिक फायदा चाहिए तो हमने कहा तात्कालिक आप इसको बिहार से डीलिंक कर दीजिए जी। कोर्ट उसको अभी देख नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने तात्कालिक रूप से बाकी सब रिलीफ पिछली बार भी दे दिया और कल की सुनवाई में भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण रिलीफ कोर्ट ने दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, मैंने पिछली बार जिक्र भी किया था, और वो ये कि जिन 7 करोड़ 24 लाख का नाम वोटर लिस्ट में है, उनमें से हमारी जानकारी के हिसाब से कम 10% या हो सकता है 15-20% लोगों के नाम के आगे BLO ने उनका नाम अपलोड तो कर दिया, तो 7 करोड़ 24 लाख की सूची में आ गया है, लेकिन उनके नाम के आगे लिखा है नॉट रिकमेंडेड, मतलब इसकी जांच होनी चाहिए, ये फर्जी वोटर है, इसको काटना होगा। हमने कहा था कि इसके नाम सार्वजनिक कीजिए, इसके आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, मुझे पता तो होना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी का कोई असर नहीं होगा, ये बेकार का डिसीजन, ये बेकार, इसको आंकड़े देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब रद्द की जाती है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 70 लाख लोग कम से कम और इसके अंदर फंसे हुए थे, बहुत बड़ा रिलीफ को मिला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया है कि भाई आधार लेके आप कर सकते हैं, रोकने की कोई कोशिश मत कीजिए। तो इस तरह के तमाम 4-5 रिलीफ हमारे को मिलेंगे। वो जो मुद्दा जो आपने पकड़ा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर हमारी ड्राफ्ट लिस्ट है, हम इसमें जांच कर रहे हैं, कोई भी नाम बिना जांच के डिलीट नहीं किया जाएगा, आपको सुनवाई की जाएगी। तो मान लीजिए आप मेरा केस ले लीजिए, मान लीजिए मैं बिहार में रहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरी पार्टी मुझे टिकट देने को तैयार है, मगर मेरा नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन कर दिया, ऑब्जेक्शन की सुनवाई हुई और स्थानीय अधिकारी ERO SDM लेवल का आदमी होता है, उसने मान लीजिए फैसला कर दिया कि नहीं, योगेंद्र यादव का नाम नहीं होना चाहिए। मुझे कब पता लगेगा? 25 सितंबर को मुझे पता लगेगा, उस दिन लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। चुनाव आयोग कहता है इसमें कोई चिंता की बात नहीं योगेंद्र जी, आपको क्योंकि पहली अपील का अधिकार है, आपको दूसरी अपील का अधिकार है। पहली अपील जाएगी DM के पास, दूसरी अपील राज्य स्तर पे CEO के पास जाएगी। मैं पूछता हूं कि वो कब करूंगा मैं अपील? 25 तारीख को आपने मेरी लिस्ट कर दी फाइनलाइज, ठीक है। और क्या होता है कि चुनाव का नियम, सामान्यतः यह सब बात चुनाव आयोग कह रहा है जो ठीक है कि आप अपील कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव का नियम यह है कि नामांकन के पहले दिन के 1 सप्ताह पहले वोटर लिस्ट को लॉक कर दिया जाता है। अब इसमें कोई नाम नहीं जुड़ेगा चुनाव होने तक। स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के दिन तक आप वोटर लिस्ट थोड़ी बदल सकते हैं। बिल्कुल। वो दिन क्या है मैंने कैलकुलेट किया, मान लीजिए बिहार में 22 नवंबर को असेंबली की मीटिंग होनी ही होनी है, उससे 53 दिन पहले का हिसाब बनता है। इसका मतलब है 30 सितंबर को वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी, लॉक कर दी जाएगी।
25 तारीख को मुझे पता लगा कि मेरा नाम नहीं है। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट लॉक हो गई। मैं अपील, मान लीजिए मैंने भाग दौड़ के 26 को अपील कर भी दी, तब भी डीएम पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अगले 1 महीने तक मेरी अपील को सुने। डीएम कहेगा धन्यवाद, आपकी अपील मिली, बिल्कुल इस पे गौर होगा, लेकिन फिलहाल तो मैं जरा इलेक्शन में बिजी हूं। और देखिए ना, चुनाव आयोग का निर्देश आ गया है कि अब ये लॉक हो गई। इसका मतलब क्या है आप समझिए। अगर मुझे किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव से बाहर करना है तो मुझे केवल एक एसडीएम को पटाना है, और एसडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसडीएम कहेगा मैंने सोच साच के ये निर्देश दिया, ठीक है, आपने रद्द कर दिया, अपील में क्या दिक्कत जी। और इस सारे खेल में आप जिस मर्जी व्यक्ति को चुनाव से बाहर कर सकते हैं और जितने मर्जी लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर सकते हैं। इस आधार पे हमने कहा था कि बिहार में करना तो बिल्कुल असंभव है, न्याय संगत प्रक्रिया के विरुद्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस पे कोर्ट को विचार करना है, और ये मुद्दा जो है अभी भी जीवित है। चुनाव आयोग और जितनी भी कंसेशन करते, इसका कंसेशन कैसे होगा, आप इसका बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ रेज किया था। जरा और इसी मसले पे और आगे बढ़ते हैं। और बिहार में कुछ हमने देखा कि कई लोगों के 2-2, 3-3 वोटर कार्ड और एपिक नंबर भी अलग अलग आए। उस पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अभी मैंने नहीं सुनी कि उस पर कोई चर्चा हुई एपिक पे, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर आई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आना चाहता हूँ आपके पास। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त साहब की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये दबाव में थी? दूसरी बात, उन्होंने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड और लग रहा था कि उन सवालों से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। कैसे एक फेयर चुनाव की, हम निष्पक्ष चुनाव की, पारदर्शी चुनाव की कल्पना कर सकते हैं योगेंद्र जी? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र ना ही करें तो अच्छा है। मतलब चुनाव आयोग के इतिहास में उससे ज्यादा शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा किया, स्वागत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी नजर में तमाम मीडिया को इनवाइट किया गया था, ऐसा नहीं कि केवल गोदी मीडिया को इनवाइट किया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सब तरह के लोगों ने पूछे, काफी तीखे सवाल भी पूछे गए, उसकी अनुमति दी गई, उनको सेंसर करने की कोशिश नहीं की गई, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक था। चुनाव आयोग, इनकी जो भाव भंगिमा, ये किसी चुनाव आयुक्त की भाव भंगिमा नहीं, या तो राजनेता की है, या एक जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में फेल्ड कलाकार होते हैं ना, जो पुराने पारसी थिएटर टाइप के डायलॉग दिया करते हैं, ये राजकुमार के जमाने में डायलॉग चला करते थे। आजकल वो डायलॉग भी बदल गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी सुटेबल नहीं था वो मामला। बहुत ही सस्ते राजनेता की तरह बात कर रहे थे, जो बहुत दुर्भाग्यवश है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद पे आप आहत हैं कि आपको चुनाव आयोग को चोर कहा गया। अगर आप सड़क पे चलते व्यक्ति हैं, आप आहत हैं, किसी ने आपको बोला, आपने घूंसा मार दिया, मैं समझ सकता हूं कि आपके चरित्र की कमजोरी है, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं तो वो कुर्सी की मर्यादा पड़ी है, आपका व्यक्तिगत आहत होना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है ना। और ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग के बारे में बहुत तीखे शब्द बोले गए। जैसा कि पूरे देश को याद होगा, 2002 में जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे और जब मोदी जी चाहते थे कि दंगे के 15-20 दिन के भीतर ही चुनाव करवा दिए जाए, तो लिंगदो जी ने कहा, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा नहीं, अभी ठंडा होने दो, रिलीफ कैंप सेटल होने दो, उससे पहले हम चुनाव नहीं होने देंगे जब तक सिचुएशन सेटल डाउन ना कर जाए। और इस पर मोदी जी ने दर्जनों सभाओं में नाम ले लेकर उनका व्यंग कर करके आरोप, यहां तक, और किसी के मन में संदेह न रह जाए, क्योंकि लिंगदो शब्द को तो कोई गुजरात में समझेगा नहीं कौन है, कहां से है जी। तो उसका खुलासा किया करते थे, जेम्स माइकल लिंगदो, ये उनकी भाषा और टोन हुआ करता था मोदी जी का जी। और आरोप ये लगाए गए थे कि रोम से आदेश आता है इन लोगों को। आप समझिए किस किस्म के काम हो रहे थे। अभी तक ज्ञानेश जी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, उनकी जाति, धर्म, परिवार को लेके किसी पार्टी ने अब तक उस पर कोई छींटाकशी नहीं की। ये सब हुआ था। क्या जेम्स माइकल लिंगदो ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राष्ट्र से माफी मांगो? कुछ नहीं कहा था, चुपचाप से काम करते रहे। उन्होंने कहा बोलते हैं, मैं चुपचाप से काम करूंगा। संवैधानिक पद की ये गरिमा होती है।
जो उस दिन हमने देखा रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने इस गरिमा को कम किया। साधारण लोगों ने सवाल पूछा कि भैया संडे के दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी आतुरता कैसे हो गई, वही संडे का दिन जबकि बिहार में उसी दिन उसी आफ्टरनून में विपक्ष की तरफ से वोट अधिकार यात्रा चल रही है। कहीं आप हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में तो नहीं है कि जब विपक्ष की रैली की यात्रा लगे तो साथ में चुनाव आयोग की जवाब की यात्रा भी खबर भी लगे। ये सस्ते खेल पार्टियां किया करती हैं, पार्टियों के प्रवक्ता इस तरह के हथकंडे किया करते हैं, चुनावी संस्था को शोभा नहीं देता। दूसरा, सब सवालों की इजाजत दी गई, बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए मैं अभी फिर उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। करंजय गुहा ठाकुरता ने भी खड़ा होकर सवाल पूछा और उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं। सवाल तो हो गए, जवाब कहां हुआ? किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों को 2-2, 3-3 बार पूछा गया, जवाब नहीं हुआ। और मैं तो किसी से मजाक कर रहा था कि ये क्या, कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, बच्चों के सामने क्या तर्क पेश कर रहे हैं। तो पूछा गया था उनसे ये कि आपको इस 1 महीने में कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली मिले। उत्तर था विदेशी घुसपैठियों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग इसके लिए कमिटेड है और चुनाव आयोग यह वादा करता है कि ये आगे से ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको वोटर लिस्ट में नहीं पाया जाएगा। तो मैं अपनी दीदी से मजाक कर रहा था कि कल को बच्चा आएगा, मां पूछेगी बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए, बेटा कहेगा गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आर्यभट्ट के जमाने से भारत ने गणित के अंदर बड़े शानदार काम किए हैं और मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं गणित के अंदर बहुत शानदार कुछ काम करके दिखाऊंगा। मतलब ये सिखा रहे हैं बच्चों को ये काम करना। ये कोई उत्तर हुआ भाई? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? सवाल पूछा गया कि आपने राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा, आपने अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? जवाब ये था कि केवल कोई स्थानीय व्यक्ति ही आपत्ति कर सकता है। आप सुन रहे होंगे सारी बातें। केवल कोई स्थानीय व्यक्ति ही आपत्ति कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो राहुल गांधी आपत्ति नहीं कर सकते। अनुराग ठाकुर कब से वायनाड के स्थानीय व्यक्ति बन गए? अनुराग ठाकुर कब से रायबरेली के स्थानीय व्यक्ति बन गए? कोई उत्तर नहीं है। मतलब वो समझते हैं कि देश पूरा पूरा बैठ के सुन रहा है। एक बिहारी हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, हमारी हिंदी जो खड़ी बोली की हिंदी है उसमें इतना सुंदर शब्द नहीं। जो बिहारी हिंदी है उसमें कहा जाता है बुड़बक समझते हो क्या हमारे को? जी। वो बुद्धू से कहीं बहुत आगे है बुड़बक जो है जी, कि बुड़बक समझते हो हमारे को। ये काम कर रहा था चुनाव आयोग, इसलिए मैं कहता हूं बहुत शर्म का विषय। एक अब जब कह ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो एक जिक्र और भी कर दीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सीसीटीवी फुटेज की बात आई थी, इस पे भी खूब चर्चा हो रही है। इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? देखिए उसका संदर्भ क्या था। विपक्ष ने कहा था, सारा डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ था? डिस्प्यूट इस बात से शुरू हुआ था कि लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद भी काफी जगह पे पोलिंग चली, और वो नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर पहुंच गया उसको वोट दिलवाना होगा, चाहे रात के 9 बज जाए। तो विपक्ष ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि वहां लाइन लगी हुई है। अब इसका उत्तर क्या देते हैं? बहन बेटियों की इज्जत। क्या हम चाहते हैं कि बहन बेटियों की तस्वीर हो? अरे भाई ये पोलिंग बूथ है, कोई बाथरूम नहीं है जिसका सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, कोई चेंजिंग रूम नहीं है किसी शॉपिंग मॉल का जिसका सीसीटीवी फुटेज दिया जा रहा है। वैसे भी ये सीसीटीवी जो है वो किसी के घूंघट के अंदर जाके तस्वीर नहीं दिखाता है। सीसीटीवी केवल ये दिखाएगा कि यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, या एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा है जी। और लोगों ने फिर पलट के पूछा, अच्छा इसका मतलब है कि केवल चुनाव आयोग के सुख के लिए सीसीटीवी फुटेज? मतलब आप समझिए इस पे क्या क्या व्यंग चले होंगे गांव के अंदर, देहात में। मतलब क्या तर्क दे रहे हैं आप? मतलब देश के सामने शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते, और आपको लगता है कि कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मतलब वैसे तो ट्रंप जी की दुनिया है और इसमें ट्रंप जी के सामने तो ज्ञानेश जी कहीं नहीं ठहरेंगे, तो मतलब उनको क्या ही मैं दोष दूं। लेकिन मैंने क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये इस तरह के कुतर्क यदि आप देना शुरू कर देंगे तब तो कोई सीमा नहीं रहेगी। मतलब तर्क की तो कोई बात ही नहीं बचती ना उसके बाद। जी योगेंद्र जी, लेकिन राहुल गांधी ने जो खुलासा किया महादेवपुरा को लेके, उस ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लग रही थी कि उसके इर्द गिर्द ही है, लेकिन ज़रा आपका नज़रिया मैं उस खुलासे पे जानना चाहूँगा। और क्योंकि
विपक्ष को एक ताकत मिली, कुछ लेकर आए राहुल गांधी और पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने सब कुछ बताया, दिखाया, सब कुछ है यहाँ तक। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग, ये इससे क्यों भड़का हुआ है, क्या दिखाई देता है? और अगर गलत है तो एफआईआर क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ? एग्जैक्टली देखिए, मेरा ये प्रश्न है। पहली बात, इस देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं पिछले 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, काफी गड़बड़ है। शहरी इलाकों में काफी गड़बड़ होती है। जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग पर उलझुल आरोप लगाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये भी 25-30 साल से, 40 साल से मैं भी देख रहा हूं। लेकिन जो राहुल गांधी ने बेंगलोर पे किया वो इससे अलग था। वो कह रहे हैं छोटी मोटी त्रुटि नहीं है। एक विधानसभा में वो 1 लाख से ज्यादा पहली नजर में फर्जी वोटर का प्रमाण दे रहे हैं जी। ये देखिए, सड़क पे खड़े होकर कह देना ये चोर है वो चोर है, उससे अलग बात है। वो प्रमाण दे रहा है, 1 लाख पेजेस का प्रमाण दे रहा है वो व्यक्ति, और वो प्रमाण आप ही की वोटर लिस्ट से है, कहीं बाहर से लेके नहीं दे रहा है। तो ऐसे में उसकी जांच तो बनती है ना। क्या राहुल गांधी के बोलने से यह साबित होता है कि कुछ शक की गुंजाइश है? बिल्कुल सही। क्या राहुल गांधी के बोलने से प्रमाणित होता है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हथकंडा किया? नहीं, अभी प्रमाणित नहीं होता। केवल इतना प्रमाणित होता है कि संदेह की गुंजाइश है और इसकी जांच करने की जरूरत है। तो राहुल गांधी ने यह प्रमाण क्यों नहीं दिया कि इन 1 लाख लोगों ने वोट दिया और उनके वोट से बीजेपी जीती? क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण चुनाव आयोग के पास को छोड़ के किसी के पास हो ही नहीं सकता। मतलब आप किसी चीज को ताले में बंद करके बैठे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि वो वाला दस्तावेज दिखाओ। मैं कहता हूं भैया आपने तो ताला लगाया हुआ, ताला खोल दो ना, तो मैं दिखा दूंगा। उन 1 लाख लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया और कितने लोगों ने 1 से ज्यादा बार वोट दिया, ये आंकड़ा, ये सूचना केवल और केवल चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ही इसको बता सकता है। तो करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था कि चुनाव आयोग कहता कि देखिए, देश के विपक्ष के नेता ने कहा है, पर देश का विपक्ष का नेता ना कहता, कोई सड़क पे चलता व्यक्ति भी यदि कहता, सड़क पे चलता व्यक्ति भी मुझे अगर 1 लाख दस्तावेज देता है और कहता है कि यह फर्जी है, और अगर मैं भारत के चुनाव की निष्पक्षता के बारे में चिंतित हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भैया जांच करो। तुरंत बैठ के मैं किसी अफसर को बुलाऊंगा। उसमें भी देखिए इन्होंने क्या हास्यास्पद तर्क दिए। कहा कि किसी के पीपीटी प्रेजेंटेशन के आधार पर क्या हम 1.5 लाख लोगों को नोटिस भेज सकते हैं? बहुत ही वाहियात तर्क है, क्योंकि हुजूर आपसे किसी ने कहा ही नहीं था कि आप 1.5 लाख लोगों को नोटिस भेजिए। आपको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना था, अपने अफसरों से इंक्वायरी करवानी थी। हो सकता है इस 1.5 लाख लोगों में से पता लगता आपको कि इसमें से 50-60 हजार नाम जो थे वो आपकी अपनी गफलत के कारण शामिल हुए थे। हो सकता है आपको पता लगता कि कोई थर्ड पार्टी थी जो कि इंटरफेयर कर रही थी, कुछ खेल कर रहा था, उसको पकड़ते। और अगर आखिर में आपको 2 या 5 हजार लोग ऐसे भी मिलते जिन्होंने जानबूझकर अपना नाम 1 से ज्यादा जगह डलवाया था फ्रॉड करने के लिए, उन्हें नोटिस भेजने की जरूरत थी। लेकिन वो तो जांच के बाद ना। जांच न करवाने का क्या आधार होता है? अगर चुनाव आयोग अपनी साख के बारे में चिंतित था तो उसे क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता सूची हमने बनाई है, देश का नेता विपक्ष ने आरोप लगाए, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं, नेता विपक्ष ने लगाए, इसलिए हम ऐसा करेंगे, अब हम अपने अफसरों को बाहर रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, हम एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं और ऐसे जज को हम लाएंगे जिसका नाम सुन के सब लोग दांतों तले उंगली दबा लें और कहें कि भाई ये व्यक्ति अगर है तब तो ठीक है। और देश में ऐसे जजेस की भी कमी नहीं है। आपसे ही पूछूंगा, आप 10 नाम बता देंगे जी, जिनके बारे में कहेंगे भाई दूध का दूध पानी का पानी करेगा ये आदमी को। ऐसा कर देते राहुल गांधी और सारे विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है ना। आपका एफिडेविट मांगने से बोलती बंद नहीं होती है, अगर आप न्याय कर देते हैं तब बोलती बंद होती है। क्यों नहीं करना चाहता चुनाव आयोग? ये चुनाव आयोग क्यों अंततः इस पूरे मैच में एक खिलाड़ी की तरह नजर आ रहा है? ये अंपायर नहीं, अंपायर का रुख नहीं, अंपायर ऐसे काम नहीं करता। अंपायर जाके नहीं कहता एफिडेविट दो, नहीं तो राष्ट्र से माफी मांगो। कौन सा डायलॉग दे रहे हो? ये आपका धंधा नहीं है। और अगर ये इस तरह के डायलॉग बोलने का शौक है ज्ञानेश जी, तो छोड़िए चुनाव आयुक्त का पद, साधारण कपड़े पहनिए, गुजरात बिहार में सड़क पे आइए। राहुल गांधी एक यात्रा कर रहा है, उसके खिलाफ आप एक दूसरी यात्रा निकालिए, आपको कौन रोक सकता? लेकिन उस पद पे रहते, अंपायर के पद पे रहते हुए ये कैच करना, बोल्ड करना,
बॉलिंग करना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप अंपायर हो, और इसीलिए दिक्कत ये हो गई है कि अब चूंकि एक तरफ 11 प्लेयर है, दूसरी तरफ 13 प्लेयर है, जी। इसलिए अब हमें थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ रहा है। अब सुप्रीम सवाल थर्ड अंपायर का सिर्फ यही होता है, जैसा आप क्रिकेट का नियम जानते हैं कि आप हर तीसरे ओवर में तो रिव्यू मांग नहीं सकते। थर्ड अंपायर से कितनी बार आप रिव्यू मांगे? तो थर्ड अंपायर ने अब तक न्याय किया है, लेकिन मुझे हर चीज थर्ड अंपायर के पास क्यों ले जानी पड़े भाई? क्योंकि जो फील्ड का अंपायर है उसने बिल्कुल ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया। जी। आखिरी सवाल एक, चूंकि थर्ड अंपायर की बात हो रही है, देखिए पिछले महीने 2 महीने में बहुत, और खासकर एसआईआर के बाद से बहुत कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहा है। एसआईआर जिसको लेके आप लोग चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, थर्ड अंपायर की बात हो रही है। राहुल गांधी का एक एटम बम जो उन्होंने कहा था, यानी खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा। तीसरा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली बार ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चौथा, वोटर अधिकार यात्रा लेकर महागठबंधन की टीम सड़क पे है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये चारों दिखाई देते हैं रोज। इन 4 घटनाक्रमों में और इसके बाद क्या उम्मीद हम करें कि आने वाला जो बिहार का चुनाव है वो पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, और निष्पक्षता के साथ होगा? कहना कठिन है। एक बात तो तय है कि वोट चोरी जो शब्द है ये नीचे पहुंच रहा है, जनता में पहुंच रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। वोट चोरी बहुत अच्छा शब्द नहीं है। अगर मुझसे कहा जाता तो मैं कहता कि इस शब्द को अवॉइड कीजिए। लेकिन देखिए, राजनीति में आप जाके ये नहीं कह सकते कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में कुछ गहन विसंगतियां हैं, आप ये नहीं कह सकते। आप जाके एक साधारण मुहावरे में कहेंगे ना, जनता को समझाएंगे। तो ये वोट चोरी वो मुहावरा है जो जनता में जिसकी खनक है, जमीन पर पहुंच रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग परेशान है, इसीलिए बीजेपी परेशान है, इसीलिए सरकार परेशान है। तो ये वोट चोरी का आरोप चल रहा है। इसका एक स्वस्थ पक्ष ये है कि जनता थोड़ा जागरूक हो रही है, लेकिन इसका खतरा ये है कि अगर ये जनता के बीच में स्थापित हो जाए कि भाई चुनाव आयोग तो, जैसा मैं कह रहा हूं, ये तो 2 प्लेयर, एक जमाने में पाकिस्तान की टीम के साथ अंपायर ये आरोप लगा करता था कि भाई उनके 11 नहीं, उनके तो 13 प्लेयर हुआ करते हैं, है ना? अगर जनता के बीच में धारणा बन जाती है तो इसका इस देश के दीर्घकालिक लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? मैं याद दिलाता हूं, और मेरी याद दिलाने से कुछ दरबारी लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। मैं याद दिलाता हूं कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली यही हुआ था, पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हुआ था। पहले चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, फिर चुनाव आयोग ने थोड़ा पक्षपात करना शुरू किया, फिर चुनाव आयोग बिल्कुल प्लेयर बन गया रूलिंग पार्टी के साथ। और जब वो हो गया तो फिर बांग्लादेश में आपको ध्यान है क्या हुआ था? अभी हाल ही की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट को फिर निर्देश देना पड़ा था कि चुनाव के 2 महीना पहले रूलिंग पार्टी हट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट देश को 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए चलाएगा और उसके बाद नई सरकार आएगी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता था बांग्लादेश में, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, जो लोकतंत्र के एकदम टूट जाने का लक्षण है। तो हम कहीं उस दिशा की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये मेरी चिंता है। तो वोट चोरी के आरोप की जो सफलता है, ये मुझे खुशी नहीं देती, ये मुझे चिंता देती है। दीर्घकाल में ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अभी भी चुनाव आयोग के पास कुछ समय बाकी है अपनी इज्जत बचाने के लिए। ज्ञानेश जी के अलावा 2 मूर्तियां जो उस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, मूर्तियां इसलिए कहता हूं कि उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला तो मूर्ति की तरह बैठे रहे। उन 2 मूर्तियों के लिए वक्त है अपनी इज्जत बचाने का। इस देश की एक संवैधानिक संस्था की साख बचाने का अवसर है। आप सिंपल चीज कीजिए, आप एक जांच कीजिए, जांच एक ऐसे जज द्वारा करवाइए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके बाद आप बिहार में एसआईआर का जो नौटंकी, इसको खत्म कीजिए। इसकी बजाय वोटर लिस्ट को घर घर जाके चेक करवाने की जो सामान्य प्रक्रिया है वो कीजिए। और बिहार में जितनी तत्परता आप वोट काटने में दिखा रहे हैं, उससे आधी तत्परता वोट जोड़ने में भी दिखा दीजिए। लाखों लोग बिहार के हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। आपका काम वोटर लिस्ट में जोड़ना है। कैंची चलाना, नागरिकता चेक करना आपका काम नहीं है। आप गृह मंत्रालय की एजेंसी नहीं है।
आप इस देश की एक संवैधानिक संस्था है, उसके हिसाब से कीजिए। अभी भी निराश तो मैं बहुत हूं चुनाव आयोग के काम से, लेकिन कभी ना कभी मेरे मन में एक पुरानी किंवदंती है ना राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की, जी कि जो उस पे बैठता था उसके मुंह से कुछ सच ही निकलता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग जिस सिंहासन पे बैठे हैं उस पे एक जमाने में सुकुमार सेन बैठे थे। बहुत बड़े लोग बैठे हैं उस सिंहासन पे, जी थोड़ा उस कुर्सी की इज्जत कर ले, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आशा है। जी। और एक निराशा जो है मतदाता के बीच, जो आप कह चुके हैं अभी, जो निराशा, क्योंकि देखिए चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, एक पैटर्न देख रहा हूँ हमारे दर्शकों के बीच भी लिखते हैं, वो चिट्ठियाँ लिखते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि निराश हैं वो वोट दे के किसी और को आते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग भी विश्लेषण कुछ और करते हैं, कुछ और रिजल्ट आ जाता है। ये निराशा जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे थे कि लोग निकल के आखिर कैसे आए, लोगों में अगर ये निराशा हो गई कि हम वोट दे के आते हैं लेकिन जाता कहीं और है, इस निराशा को दूर करना भी तो चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है योगेंद्र जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब कल ही मैं देख रहा था कोई कॉमेडी शो हो रहा है। अब ये देखिए, कॉमेडी और चुटकुले आपको किसी समाज का सच बताते हैं। तो वो कॉमेडियन ये कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस कहती है हाथ पे बटन दबाओ, वो एनसीपी कहती है घड़ी पे बटन दबाओ, ये कहता है झाड़ू पे बटन दबाओ, बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, बीजेपी कहती है जहां मर्जी बटन दबा दो। आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा जी है? यू नो, ये इस तरह के चुटकुले अब चलने शुरू हो गए हैं। ये चुटकुले बहुत घातक हैं। आप चुटकुले बनाने वाले पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि जब ये चुटकुला सुनाया जाता है पूरा हॉल हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां बांग्लादेश पहुंच गया था, जहां पाकिस्तान काफी समय से पहुंचा हुआ है। अभी भी इस देश के चुनाव आयोग के जो परिपाटी हैं बहुत सुंदर है, नियम बहुत विस्तृत है, इससे सुंदर नियम हो नहीं सकते जैसे भारत के चुनाव आयोग के हैं। और मैं तो दुनिया को रिकमेंड किया करता था, और सच बात है कि दुनिया के कम से कम 50 देशों ने भारत के चुनाव आयोग के नियम अपने कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं, क्योंकि हमारे इतने सुंदर नियम। अब आप अपने ही नियमों से काम करना शुरू कर दीजिए। अब भी चुनाव आयोग की साख बचाने का वक्त है, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि चलिए अपनी आत्मा की आवाज से नहीं तो कम से कम लोक लाज से, आंख की शर्म से कुछ काम करना शुरू कर दो। और वो तभी होगा जब आप जैसे लोग बोलेंगे, जब आपके दर्शक बोलेंगे, जब इस देश में मीडिया चाटुकारिता छोड़ के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाटुकारिता छोड़ के सच्चाई रखना शुरू करेगा। लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, ये उम्मीद आज भी का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे थे योगेंद्र यादव जी। और बहुत शानदार चर्चा, बहुत सारी बातें, ये चर्चा का क्रम जारी रखेंगे और आपसे बीच बीच में ऐसे ही समय की गुजारिश रहेगी, समय निकालिएगा। हमारे दर्शक लगातार आपको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, और आपकी तबीयत सेहत जो है वो दुरुस्त रहे, और आप लगें जिस काम में आप लगे हुए हैं उस मुकाम तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे योगेंद्र यादव जी। आप सुन रहे थे, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की चुनाव में पॉलिटिकल टिप्पणी, सेफोलॉजी, क्या कुछ कहता है, क्या कुछ होता है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बेहतर बहुत कम लोग हैं जो तत्काल टिप्पणियां करते हैं। और भी इनसे हम आगे बात करेंगे। और ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, और क्या कुछ सुनना चाहते हैं, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।